हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले दिसंबर में सीए फाउंडेशन की। और आई एम श्योर कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और अभी दिवाली गई है। फेस्टिव सीजन का जो भूत है, जो फेस्टिव सीजन की मौज और मस्ती होती है, उससे अब बाहर आने का समय आ चुका है। अब आपको उस फेस्टिव सीजन के लिए अंदर जो आपने मस्ती करी है, पटाखे जलाए हैं, जो भी आपने किया है, अब टाइम है रियलिटी को फेस करने का और ये बात समझने का कि अब आपका जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक है। अब आपने अपनी सारी की सारी मेहनत, सारी अपनी हिम्मत और जितनी भी आपके अंदर एनर्जी है उस एक एग्जाम पे लगा देनी है। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का लेक्चर 2। हमने पहले लेक्चर में समझा था कि डिमांड क्या होती है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सेप्शंस डिमांड के लॉ में क्या क्या होती हैं, इंडिविजुअल डिमांड कैसे बनती है, मार्केट डिमांड क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं उनके। तो आज हम जो डिमांड का एक इंडिविजुअल टॉपिक है वो खत्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरा नाम है साहिल मदान। मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम यानी कि दिसंबर में जो आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़ा रहा हूं। हमारी काफी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो बीसीए की हो। आप प्लीज जाइए और उन्हें देखिए। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखो, वैसे तो वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पेड बैच खरीदना है या आपको कोई स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिले, वीकली टेस्ट मिले, एक पर्सनल गाइडेंस मिले, स्टडी प्लानर मिले, सो यू हैव बेसिकली टू ऑप्शन। वन इज दिस, दैट प्लस ऑप्शन, एंड सेकंड इज हियर इज आइकॉनिक ऑप्शन। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके अनअकैडमी की ऐप से या उनके वेब पोर्टल पर जाके एक प्रॉपर कोर्स, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स परचेज करना चाहते हो एंड यू वांट अ डिस्काउंट जो कि एक हर इंडियन कस्टमर को चाहिए होता है, तो आप मेरा कोड यहां पर आपके सामने है, साहिल एम, आप यूज, हियर इट इज दैट साहिल एम, आप उसको यूज कर सकते हैं। और इस कोड को यूज करने के बाद यू विल गेट अ सुटेबल डिस्काउंट। तो हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज आवर टॉपिक टुडे इज लॉ ऑफ डिमांड। हमारा आज का टॉपिक, आज का चैप्टर लॉ ऑफ डिमांड के आसपास घूमेगा। अगर हम एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हमारे सामने यहां पर हमारे एक बुजुर्ग अंकल हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने डिमांड को समझाने में बहुत ज्यादा अपनी एक तरह से भूमिका निभाई है और बहुत ज्यादा काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, या लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स और शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और उसके प्राइस में, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, और अगर मैं एक जनरल लेवल पे बात करूं तो लॉ ऑफ डिमांड सेज कि अगर बाकी सब चीजें नॉर्मल हैं, अगर किसी चीज में, वेदर में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, अगर लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, इन सब चीजों में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो किसी प्रोडक्ट का जब प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। आप इस पर्टिकुलर एक लॉ ऑफ डिमांड से पूरी इकोनॉमी को कंपेयर कर सकते हो। आप कभी भी मार्केट में देखना, आपको हमेशा ये लॉ ऑफ डिमांड देखने को मिलेगा, चाहे आप उसको अपने घर में आप प्याज यूज करते हो, कोई सब्जी यूज करते हो, आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को देख लो। अगर मानो कि आप में से कोई, जैसे मुझे लिवाइस की शर्ट बहुत पसंद है, अब अगर लिवाइस की शर्ट 2,000 रुपए की आती है और आई कैन अफोर्ड दैट शर्ट, मान लेते हैं, और अगर एकदम से उस शर्ट का प्राइस 2,000 से 3,000 हो जाए,
तो डेफिनेटली अगर मैं मंथ में 3 शर्ट खरीदता था तो मैं 2 शर्ट खरीदूंगा। तो बेसिकली डिमांड कम हो गई। डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड और डीप में जाके कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं बेसिकली, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ डिमांड कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सेम यहां पे अगर हम देखें, जैसे कि व्हेन प्राइसेस गोज अप डिमांड गोज डाउन, व्हेन प्राइसेस गोज डाउन देन डिमांड गोज अप। अगर आप इन सब एरोज को ध्यान से देखो तो पूरे लॉ ऑफ डिमांड को समझा रहे हैं। देखिए जैसे यहां पर है कि व्हेन प्राइस गो अप देन डिमांड गोज डाउन, तो हम इन दोनों को आपस में यहां पर कंपेयर कर सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। यहां पर हम इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। व्हेन प्राइस गोज डाउन देन डिमांड गोज अप, यानी कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, और जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। यही है सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपको इससे ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। हां, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, डिमांड इंक्रीज कैसे करती है, डिमांड डिक्रीज कैसे करती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर डिमांड स्केड्यूल या शेड्यूल, जो आप चाहो बोलो, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। आपके सामने यहां पर एक बॉक्स है जिसमें डिमांड का एक डिमांड शेड्यूल की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। द डेफिनेशन सेज डिमांड शेड्यूल शोज द टेबुलर रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि हमने यह समझा कि भाई जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब मैं इस बात को रियल लेवल पे एक टेबल के अंदर, एक टेबुलर फॉर्मेशन में अगर आपके सामने रख दूं तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। देखो ऐसे मानोगे, मैं बोलूं कि भाई ये प्राइस है और ये आपकी डिमांड है। हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं कि भाई जब प्राइस 10 रुपए है तो प्रोडक्ट का डिमांड है 2, जब प्राइस हुआ 8 रुपीज तो डिमांड हो गई 4, जब प्राइस हुआ 6 रुपीज तो डिमांड हो गई 6, जब प्राइस हुआ 4 रुपीज तो डिमांड हो गई 8। यानी कि यहां पर प्राइस कम हो रहा है और यहां पर डिमांड इंक्रीज हो रही है। सिंपल सी देखो बात है, बहुत ही एक बेसिक आपके सामने ये लॉ ऑफ डिमांड का एक टेबल है कि जब प्राइस कम हो रहा है तो यहां पर डिमांड बढ़ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, दिस इज सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट कमोडिटी। बेसिकली किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस कम होगा, एंड राइट नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल गुड्स, मैं ऐसे गुड्स की बात कर रहा हूं जो हम जनरली अपने घरों में अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उस पर लॉ ऑफ डिमांड 100% काम करता है। जब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमें कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। आप इस एक टेबल से दोनों के दोनों लॉ ऑफ डिमांड को देख सकते हो कि भाई जब प्राइस कम हो रहा है, जब प्राइस 10 था तो डिमांड 2 रुपीज थी, जब प्राइस 8 हुआ तो डिमांड 4 हो गई, जब प्राइस 6 हुआ तो डिमांड 6 हो गई, जब प्राइस 4 हुआ तो डिमांड 8 हो गई। यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होता गया वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज करती गई। डिमांड शेड्यूल का मतलब है जब हमने इस पूरे सिनेरियो को, हमने पूरे इस सिस्टम को एक टेबल के अंदर डिफाइन कर दिया, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इसी डिमांड शेड्यूल से डिमांड का ग्राफ भी बनता है। और जब बात आती है डिमांड ग्राफ की, तो डिमांड ग्राफ का मतलब है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल दो तरह के होते हैं, द वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम समझेंगे दोनों को एक अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात मैं नहीं कर रहा है पे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द डिमांड शेड्यूल ऑफ अ इंडिविजुअल। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट माई कैपेसिटी, कि मुझे आइसक्रीम खरीदनी है
तो डेफिनेटली ना यार, आइसक्रीम का क्या प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आइसक्रीम को डिमांड करूंगा। अब अगर आइसक्रीम बहुत महंगी है तो मैं परचेज करूंगा ही नहीं। अगर आइसक्रीम कुछ महंगी है, थोड़ी महंगी है, तो मेरा डिमांड कम होगी। अगर आइसक्रीम का प्राइस कम होता जाएगा तो वहां पर मेरी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। देखो आपके सामने एक टेबल दी गई है, आपके सामने एक यहां पर एक हमें टेबल दी गई है। इसी टेबल को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, इसी टेबल को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, देखिए यही है डिमांड शेड्यूल। देखो यहां पर 5 कॉम्बिनेशन है, ए, बी, सी, डी एंड ई। और ये सब कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई बहुत नए नहीं है। आप सब कॉमर्स के बच्चे हो और ऑलरेडी आप ये सब क्लास 12th में, क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो। किसी के अंदर ये डिमांड का चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में है, किसी के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के अंदर है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और आई एम श्योर कि जिस बच्चे ने कॉमर्स से 11th 12th करी है उसके लिए टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए मैं इस टॉपिक के अंदर बहुत डीप नहीं जा रहा हूं। और हमने अपने एग्जाम में, सीए फाउंडेशन में जो दिसंबर को एग्जाम होगा आपका, उसमें इन टेबल को बनाकर भी नहीं आना। हमने सिर्फ इन टेबल्स को समझना है। तो डिमांड शेड्यूल में क्या बताया गया, देखिए ये मेरा ही, मानो कि मेरा डिमांड शेड्यूल है ये, कि मैं प्राइसेस के अकॉर्डिंग कैसे डिमांड करता हूं। जब आइसक्रीम का प्राइस 60 रुपए है तो मैं एक वीक में, मेरी डिमांड है 0, मेरा पैसे ही नहीं, मैं 60 रुपए में आइसक्रीम नहीं खरीदूंगा। फिर आइसक्रीम का प्राइस हो गया 50 रुपीज, तो मैंने कहा चल अब 50 रुपीज के अंदर मैं एक वीक में 2 कप्स ऑफ आइसक्रीम परचेज कर सकता हूं। मेरी इनकम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना यार। देखो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड या मेरी इंडिविजुअल डिमांड सबसे मेजरली जो डिपेंड करती है मेरी इनकम पे करती है। अगर मैं बात करूं, देखो अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है ना, तो अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है पर मंथ की, तो मैं गाड़ी, छोटी गाड़ी खरीदूंगा, स्विफ्ट खरीदूंगा, स्विफ्ट डिजायर खरीदूंगा, बलेनो खरीदूंगा। हो सकता है कि मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए होंडा सिटी तक खरीद लूं। लेकिन अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो मैं डिजायर, स्विफ्ट, बेलिनो इन सब को छोड़ के महंगी गाड़ी पर जाऊंगा। मैं होंडा सिटी बहुत इजीली परचेज करूंगा। हो सकता है कि मैं फॉर्च्यूनर, इनोवा ऐसी महंगी गाड़ियां भी खरीदूं। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूं, तो मेरी इनकम बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसी डिमांड शेड्यूल में जब प्राइस 60 रुपए था तो मैंने डिमांड करी 0 कप ऑफ आइसक्रीम की। जब आइसक्रीम का प्राइस 50 रुपीज हो गया तो मैंने बोला ठीक है यार, अब मैं एक वीक में 2 कप आइसक्रीम खा सकता हूं। अब आइसक्रीम मेरी फेवरेट भी है। फिर आइसक्रीम का प्राइस हो गया 40 रुपीज, तो मैंने कहा चलो मैं तो खा रहा हूं, अब छोटे भाई को भी जाके खिलाऊंगा। अब मैं छोटे भाई को भी ले गया। अब मैं एक वीक में 4 कप ऑफ आइसक्रीम खरीदता हूं। फिर वो आइसक्रीम 30 रुपए की हो गई, तो मैंने बोला कि चल यार, छोटे भाई को भी ले चलो और अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले चलो। तो वहां पर हमने जाके एक हफ्ते में 6 कप्स ऑफ दैट आइसक्रीम मैंने परचेज करी। क्योंकि यहां पर प्राइस कम हो रहा है, मेरी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, और जो यूटिलिटी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ दैट आइसक्रीम, उसकी यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए मेरी डिमांड भी इंक्रीज कर रही है। जब उसका प्राइस 20 रुपए हो गया तो मैंने एक वीक में 8 कप ऑफ आइसक्रीम डिमांड करना स्टार्ट कर दी। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो एक चीज क्या है, दैट कि जब आइसक्रीम का प्राइस यहां पर कम हो रहा है और मेरी डिमांड यहां पर बढ़ रही है, जब आइसक्रीम का प्राइस कम हो रहा है और मेरी डिमांड बढ़ रही है, इट मींस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट आइसक्रीम। मुझे लगता है कि मुझे मेरे लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लेना चाहिए, इससे पहले बंद हो जाए। तो जरा आप 2 मिनट दो मुझे। राइट, हमने अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लिया है कि इससे पहले बंद हो जाए, हमारी क्लास बीच में ही रुक जाए, उससे बेटर है कि हम पहले प्रिकॉशन लेकर चले। तो देखो इसी डिमांड शेड्यूल से ना अब मेरा ग्राफ भी बनेगा। इन्हीं कॉम्बिनेशन को लेकर हम एक डिमांड का ग्राफ बनाएंगे। तो आइए पहले हम वो बनाते हैं। तो यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए
अब हम अगर बात करें, यहां पर रखेंगे हम प्राइस ऑफ आइसक्रीम, यहां रखेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब देखो यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, सबसे ऊपर रखेंगे यहां पर हम 60। दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, 50 एंड सबसे ऊपर हमारा है 60। ठीक है, यहां हम करेंगे दिस इज 0, दिस इज 2, 4, 6, 8 एंड यहां पर हमारा 10। ठीक है जी, दिस इज 2, 4, 6, 8 एंड 10। 10 है नहीं, आई नो, यहां पर 10 नहीं है, फिर भी हम एक सेफर साइड लेकर चलते हैं कि हमारा ग्राफ अच्छा दिखे। अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूं तो कॉम्बिनेशन ए क्या बोल रहा है, जब प्राइस 60 रुपए तो मेरी डिमांड कितनी है, 0। तो यहां पर मेरा कोई भी एक ग्राफ पे पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे ही प्राइस हुआ 50, मैंने 2 क्वांटिटी डिमांड करी, तो मेरा यहां पर ये कॉम्बिनेशन बनेगा हेयर, एक मेरा पॉइंट यहां बन करे। सेकेंड है सी, हमारा कॉम्बिनेशन है 40 एंड 4। जब प्राइस 40 है तो मेरी डिमांड है 4 पीस ऑफ आइसक्रीम। जब प्राइस है 30, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन डी, तो मेरी डिमांड है टोटल 6 आइसक्रीम की। तो यहां मेरा पॉइंट यहां पर आएगा। देखो, इन पॉइंट को आपको अपने एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको यह पता होना जरूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है। फिर जब बात करता हूं हमारे कॉम्बिनेशन ई की, जब प्राइस 20 रुपए है तो मैं डिमांड कर रहा हूं 8 पीसीस की। अब इन चारों को अगर मैं यहां पर मिला दूं तो ये मेरा बनेगा डिमांड का, दिस इज माई डिमांड कर। तो मतलब जो मेरी मार्केट डिमांड है, जो मेरी इंडिविजुअल मार्केट नहीं, जो मेरी इंडिविजुअल की डिमांड है आइसक्रीम को लेकर, उसको हमने डिमांड शेड्यूल के अंदर भी समझ लिया और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ ली। सिंपल बात है दोस्तों, इसमें मुझे लगता है कि ये सब आप चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट बात नहीं है। तो दिस इज आर डिमांड कर्व, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की। अब देखो, अगर मैं आपसे एक प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं तो प्रैक्टिकली क्या पूरी मार्केट में सिर्फ एक कस्टमर होता है? क्या एक आइसक्रीम की दुकान पे सिर्फ मैं अकेला आइसक्रीम लेने जाऊंगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि एक दिन में एक दुकान पे हो सकता है कि 50, 100 लोग आइसक्रीम खरीदने जाएं। अगर इतने लोग आइसक्रीम परचेज करने नहीं जाएंगे तो उसकी दुकान चलेगी नहीं भाई। और दुकान चलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दुकान से, हर फैक्ट्री, हर ऑफिस से इकोनॉमी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इकोनॉमी जैसे जुड़ी हुई है, इसी वजह से हम सब कॉमर्स के बच्चों को या फिर सब बच्चों को, सब लोगों को यही प्रे करनी चाहिए, जो भी इंसान अपना बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सबकी लाइफ बहुत बढ़िया एकदम पॉजिटिव चले। ठीक है जी, अब बात करेंगे मार्केट डिमांड की। हमने समझा कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट डिमांड। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट डिमांड। देखो, मार्केट डिमांड ना कोई बहुत बड़ी, कोई रॉकेट साइंस यहां भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हमने यहां पर 3 लोगों को चुना, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। देखो, इसमें से ना क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता कि आपको एक टेबल दी जाएगी कि दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ, 3 लोगों की आपको इंडिविजुअल डिमांड दी जाएगी, पूछा जाएगा कि इसकी टोटल डिमांड या मार्केट डिमांड क्या होगी। अब देखो, ऐड करना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट यह है कि जब आपको यही नहीं पता कि मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में डिफरेंस क्या है। अब आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द मार्केट डिमांड। ठीक है दोस्त, तो यहां पर हमने एक आइसक्रीम की बात मान लो, किसी की बात मान लो, हमने यहां पर देखा, ये देखा गया कि यहां पर हमने 3 लोगों को रखा, ए बी सी, और यहां पर प्राइस है 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30, 40 एंड 50। इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग, जैसे अगर 10 रुपए प्राइस है तो ए डिमांड करता है 5 आइसक्रीम, बी डिमांड करता है 10 आइसक्रीम, सी डिमांड करता है 12 आइसक्रीम। अब एक ही प्राइस पे अलग अलग कस्टमर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन देयर इनकम। क्या पता ए की इनकम 500 रुपए हो, बी की इनकम 1000 रुपए हो, सी की इनकम 2000 रुपए हो, तो उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है, उनके इनकम के अकॉर्डिंग वो ज्यादा या कम डिमांड कर सकते हैं। देखो, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी डिमांड को
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ आपकी इनकम कितनी है, उससे उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा मैटर करेगी। लेकिन वो कंज्यूमर बिहेवियर की बात है, हम सिर्फ यहां पर मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। सेम अगर मैं बात करूं, जब हमने उस प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपए था, तो ए डिमांड करता है 4, बी डिमांड करता है 8, सी डिमांड करता है 10। ऐसे ही आपके सामने ए बी सी अलग अलग प्राइस पे अलग अलग यहां पर डिमांड कर रहे हैं। ए बी सी अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ए बी सी, हमने 3 लोगों को अलग अलग प्राइस पे डिमांड यहां पर देखा। अब आपको मैं यह बोलना चाहूंगा कि अगर मैं प्राइस 10 पे तीनों की डिमांड को ऐड कर दूं, तीनों इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड कर दूं, तो मेरा निकल कर आएगा मार्केट डिमांड। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल 1 प्लस इंडिविजुअल 2 प्लस इंडिविजुअल 3, या फिर बोलूं कि मैं टिल इंडिविजुअल n, मतलब जितने टोटल इंडिविजुअल हैं, अगर मैं इन सब की डिमांड को ऐड कर दूं एक मार्केट के अंदर, तो निकल कर आएगा मेरा टोटल मार्केट डिमांड, या आप उसको बोल सकते हो इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है जी। तो जैसे हमने यहां पहले सीखा लास्ट स्क्रीन पे, या लास्ट हमने यहां पर स्लाइड पे देखा कैसे एक आप डिमांड शेड्यूल से एक डिमांड ग्राफ बना सकते हो, या डिमांड टेबल से आप कैसे एक डिमांड ग्राफ बना सकते हो। तो सेम इसी तरीके से हम अगर चाहें तो इस मार्केट डिमांड की टेबल से 4 ग्राफ बना सकते हैं, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग और टोटल डिमांड का अलग। देखो, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस भी आपको जरूर करनी है। मैं आपको बहुत ज्यादा ग्राफ बना के क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम 11th और 12th की पढ़ाई नहीं कर रहे। हमने एग्जाम में जाकर ग्राफ बनाकर नहीं दिखाना, हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आंसर को टिक करना। उस आंसर को टिक करने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आपको मार्केट डिमांड आई एम श्योर समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया ना, तो देखो ये प्रॉपर डिटेल है कि जब हम सारे इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड कर देंगे, जब हम सारे इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड कर देंगे, तो दोस्त निकल कर आएगा मार्केट डिमांड। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2 और इंडिविजुअल 3 टिल नाउ, अब टिल इंडिविजुअल है, यानी कि जितने टोटल इंडिविजुअल की हम डिमांड को ऐड करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा टोटल डिमांड या फिर मार्केट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रिपेयर द मार्केट डिमांड स्केड्यूल। आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपको एक टेबल दी जाए और पूछ लिया जाए कि भाई प्राइस 4 पे टोटल डिमांड क्या होगी। उसका को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए छोड़ दिया जाए, या बोले प्राइस 5 पे टोटल डिमांड क्या होगी। तो इस टेबल पे हमारे सामने, इस टेबल में हमारे सामने 3 इंडिविजुअल हैं, एक्स, वाई एंड जेड। जब मैं इन तीनों की डिमांड को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आएगा टोटल डिमांड। अगर मैं अलग अलग प्राइस पे, अगर मैं अलग अलग यानी कि प्राइस 4, 5, 6, 7 इन सब की अलग अलग डिमांड को ऐड कर दूं तो निकल कर आएगा टोटल डिमांड। देखो, अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड 3 लोगों की, 4 लोगों की, 2 लोगों की दी हुई है, तो आप उनको ऐड करके टोटल डिमांड निकाल सकते हो। और आप इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो किसी भी स्पेशली डिमांड के टॉपिक को, सप्लाई के टॉपिक को, प्रोडक्शन, कॉस्ट, इन टॉपिक्स को इजी में लेके मत जाना। काफी अच्छे नंबर अगर आपने ये 2-3 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए ना, तो आपके बहुत ज्यादा मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं एग्जाम रिलेवेंट सारा पढ़ा दूं। तो अगर मैं बात करूं कि प्राइस 4 पे टोटल डिमांड क्या होगी, तो उसका आंसर होगा 19। आप जोड़ के देख लो, 10 + 5 15, 15 + 4 19। अगर मैं बात करूं प्राइस 5 पे टोटल डिमांड कितनी होगी, आप जोड़ के देखोगे तो 8 + 4 12, 12 + 3 15। अगर मैं बात करूं 6 पे टोटल डिमांड कितनी होगी, तो 6 + 3 9 और 9 + 2 11। और ऐसे ही प्राइस 7 पे डिमांड कितनी होगी टोटल, 4 + 2 6 + 1 that is 7. So this is the total demand, that is 19 for price 4, 15 for price 5, 11 for price 6 and 7 for price 4. तो ये आपकी बन गई है मार्केट डिमांड की टेबल।
अब आप चाहो तो इसका ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ आपका बनेगा ऐसे, दिस इज योर डिमांड ग्राफ। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जब आप डिमांड के चैप्टर के कुछ क्वेश्चन या टेबल बनाने का ट्राई कर रहे हो तो अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया और एफिशिएंट करने के लिए ग्राफ की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहो। ग्राफ बनाना आ गया, इसका मतलब है कि डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है भाई। अब अगर आप बेसिक डिमांड ग्राफ देखोगे ना, तो मानो कि ये प्राइस है और यहां पर इस प्राइस को मैं यहां ले जाऊं तो यहां डिमांड है। अब अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ गई। देखो सिंपल है ना। देखो अब ये देखो, अब ये प्राइस 1 है और ये क्वांटिटी 1 है, यानी कि डिमांड 1 है। ये यहां पर प्राइस 2 है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड 2 है, यानी कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड अपने आप इंक्रीज हो गई। दिस इज द नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने मेजरली क्या कवर किया है? अभी हमने कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होती है और इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, हमने ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो अब हम किसी भी चीज की, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और अगर हम किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जाएं और उसमें अगर हम कुछ साइंटिफिक या फिर हम कुछ एक प्रैक्टिकल लेवल की बात कर रहे हैं तो कुछ एक्सेप्शंस निकल कर आती हैं। कुछ एक्सेप्शंस निकल कर आती हैं। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस की हम बात ये कर रहे हैं कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि कुछ लोग बोलेंगे यार लॉ ऑफ डिमांड ना हर जगह काम नहीं करता। देखो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई, जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के बेसिक, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक थ्योरी को समझना चाहोगे, देखो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर आप फॉरेक्स एक्सचेंज, डॉलर का प्राइस क्यों बढ़ता है, डॉलर का प्राइस कम क्यों होता है, रुपये का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, रुपये की वैल्यू कम क्यों हो रही है, अगर आप इन सबको भी देखोगे ना तो दिस लॉ ऑफ डिमांड आपको हमेशा काम आएगा। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? जिन पॉइंट्स पे, अगर किसी पॉइंट पे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। हम एक एक करके इन सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट दी गई हो और बताया कि पूछा गया हो कि ये किस एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, और आपके लिए एक मेरे पास, आप न्यूज मान लो, एक अनाउंसमेंट मान लो, नवंबर के पहले वीक से हम आपके लिए, मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स और बीसीके की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, लेट्स क्रैक सीए फाउंडेशन के चैनल पे, जिसपे हम हर वीडियो में टॉप 30 एमसीक्यू सोल्व करेंगे। उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको आईसीएआई प्रोवाइड करती है, रिवीजन टेस्ट पेपर जो आपको आईसीएआई प्रोवाइड करती है, और वो क्वेश्चन जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के अंदर प्रोवाइड करे गए हैं, हम उन सब को उस एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस करेंगे। नवंबर फर्स्ट वीक से हम उसको स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम की डे तक, एग्जाम के दिन से एक दिन पहले तक हम उस सीरीज को चलाएंगे, जिससे कि हम चाहते हैं, जो मेरा एक आइडिया है, जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, कि हम आपके एग्जाम तक 1000 एमसीक्यू सोल्व कर लें। अगर हमने 1000 एमसीक्यू सोल्व कर लिया ना दोस्त, तो एक बात तो आप समझ लो कि 70-80% आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो बात करेंगे हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहला एक्सेप्शन है आपका वेबलेन गुड्स, पहला एक्सेप्शन है आपका वेबलेन गुड्स। सेकंड है आपका गिफन गुड्स। थर्ड है फियर ऑफ शॉर्टेज। फिर है नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फिर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फिर है चेंज इन वेदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेबलेन गुड्स की, कि भाई वेबलेन गुड्स क्या होता है। देखो यार, कुछ ना गुड्स ऐसे होते हैं, देखो जनरल गुड्स क्या बात करते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वेबलेन गुड्स ऐसे गुड्स है जिनको हम बोलते हैं लग्जरी गुड्स।
जिनको हम बोलते हैं लग्जरी गुड्स, जो आपका स्टेटस सिंबल होते हैं, जो आपके स्टेटस सिंबल होते हैं। ठीक है भाई। तो वेबलन गुड इज अ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस। उल्टा हो गया ना। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको पहले बोला कि भाई लॉ ऑफ डिमांड में जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। वेबलन में क्या बोल रहा हूं आपको मैं, अब मैंने बोला कि ये गलत है, वेबलन के लिए गलत है। वेबलन के लिए जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेबलन गुड्स आर दी हाई क्वालिटी गुड्स दैट आर मेड वेल एंड आर एक्सक्लूसिव एंड आर अ स्टेटस सिंबल। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो महंगी महंगी गाड़ियां जैसे कि मर्सिडीज, जैसे कि महंगी महंगी घड़ियां, जैसे कि महंगी महंगी ज्वेलरी। आपको क्या लगता है कि जो इंसान मर्सिडीज खरीदता है, बीएमडब्ल्यू खरीदता है, उसको प्राइस से फर्क पड़ता है? कौन खरीदता है बीएमडब्ल्यू, कौन खरीदता है मर्सिडीज? जिसको ये लोगों को दिखाना है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कौन खरीदता है 5 लाख रुपए की एक घड़ी? वही खरीदेगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है। और वो क्यों खरीद रहा है मर्सिडीज, क्यों खरीद रहा है बीएमडब्ल्यू? अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए। उस गाड़ी से देख के आपको ये पता लग जाता है कि इसके अंदर जो इंसान बैठा है, जो इस गाड़ी का मालिक है, he is very rich because he can afford a car of 1 करोड़ रुपीस। क्या आप और मैं 1 करोड़ रुपए की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? देखो अभी तो नहीं कर सकते, एंड आई विश कि आप और मैं दोनों फ्यूचर में जाके अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वेबलन गुड्स और यू कैन से लग्जरी गुड्स, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। वहां पर लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा हो जाए, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आप हम समझेंगे, आपके सामने देखो एक गाड़ी जा रही है बढ़िया सी, एक लैम्बोर्गिनी आपके आगे जा रही है एकदम तेज स्पीड से। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ वेबलन गुड। देखो जो लोग लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयस खरीदते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर लैम्बोर्गिनी की वैल्यू 1 करोड़ है, अगर वो 1 करोड़ 20 लाख भी हो जाएगी ना, वो तब भी खरीद लेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड गलत हो गया। जब वैल्यू 1 करोड़ थी तो उन्होंने तब भी खरीदी, जब 1 करोड़ 20 लाख है उन्होंने तब भी खरीद ली। यूजुअली तो उनको नहीं खरीदना चाहिए था ना, नहीं खरीदनी चाहिए थी। लेकिन वेबलन गुड्स की जब प्राइस बढ़ता है तो वेबलन गुड्स की डिमांड बढ़ती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भाई वेबलन गुड्स में ऐसा ही होता है, और वेबलन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक एक्सेप्शन है। अगली बात करेंगे, देखो इस हमारे प्यारे एक हिप हॉपर सिंगर भाई ने इतनी महंगी महंगी घड़ियां, सोने के ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। इसके अंदर भी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये घड़ियां इतनी महंगी है कि एक आम इंसान नहीं खरीद सकता। ये घड़ियां आपको बाकी लोगों से अलग बना देती हैं। सो वेबलन गुड्स आर दी स्टेटस सिंबल, और वेबलन गुड्स में ऐसा देखा गया है कि जब इनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड बढ़ती है, इनकी डिमांड कम नहीं होती। सो लेट्स टॉक अबाउट दी सेकेंड थिंग, दैट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स और वेबलन गुड्स दोनों ही में ही एक चीज देखी गई है कि जब दोनों का प्राइस बढ़ेगा तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। गिफन गुड्स और वेबलन गुड्स दोनों में देखा गया जब इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। सो दिस इज अगेंस्ट, ये हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। देखो भाई लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट हो गया ना ये। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन वेबलन गुड्स और गिफन गुड्स बोलते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा, हियर वी कैन सी, तब डिमांड भी बढ़ जाएगी। वेबलन गुड्स और गिफन गुड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेबलन गुड्स हैं लग्जरी गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स। गिफन गुड्स हैं लो क्वालिटी गुड्स, लो इनकम गुड्स। देखो ये ऐसे गुड्स हैं जो बेसिकली वो लोग खरीदते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम होती है। अब मानो आपके पास आपकी इनकम है 100 रुपए महीने की, मान लेते हैं, और आपने उस
देखो मानो आपकी इनकम है 100 रुपए, और आपने उस 100 रुपए की इनकम में आपको ब्रेड भी खरीदना है और आपको फ्रूट्स भी खरीदने हैं। आपने बोला ब्रेड भी खरीदोगे और फ्रूट्स भी खरीदोगे। आपकी ब्रेड आती है 70 रुपीज की, आपके फ्रूट्स आते हैं 30 रुपए की। और एकदम से आपने देखा कि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। तो यूजुअली क्या करना चाहिए? अगर मैं आपको बेसिक बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सर मैं ब्रेड खरीदना कम कर दूंगा, फ्रूट ज्यादा खरीदूंगा। लेकिन भाई ब्रेड से आपका न्यूट्रिएंट आपको मिलता है, ब्रेड से आपका पेट भर रहा है। फ्रूट आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए खरीद रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रूट से आपका न्यूट्रिएंट नहीं बढ़ता, आपको विटामिन नहीं मिलते, लेकिन आप एक पिक्चर क्रिएट करो माइंड में कि एक बहुत गरीब इंसान है और वो अपने घर के लिए आटा खरीद रहा है, या बोलो ब्रेड्स खरीद रहा है, और साथ में फ्रूट खरीद रहा है। अभी 70 रुपीज, दैट पर्सन इज स्पेंडिंग 70 रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज ऑन ब्रेड एंड 30 रुपीज ऑन फ्रूट्स। लेकिन उसको पता है कि ब्रेड के बिना उसका काम नहीं चलेगा। अब उसको पता लगा कि यार जो ब्रेड पहले 70 रुपीज की आती थी अब वो 90 रुपीज की हो गई है। तो आपको क्या लगता है यहां पर कि वो फ्रूट की डिमांड कम करेगा या ब्रेड की डिमांड कम करेगा? अगर आपको लगता है कि फ्रूट की डिमांड कम करेगा तो यहां पर आप गलत हो। वो ब्रेड की डिमांड, अगर आपको लगता है कि भाई वो फ्रूट की डिमांड बढ़ा देगा और ब्रेड की डिमांड कम कर देगा तो यहां पर आप गलत हो। यहां पर ये इंसान क्या करेगा? ये फ्रूट को डिमांड को खत्म करके अपनी ब्रेड के ऊपर ही पूरे के पूरे 100 रुपीज पूरे के पूरे अपने 100 रुपीज यहां पर he will spend his 100 rupees on ब्रेड ओनली। क्यों भाई? इसका रीजन देखा, 100 तो बहुत ही एकदम फनी बन गया ये वाला, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ गया है, लेकिन ये 100 है, ऐसा चश्मा बन गया हो गांधी जी का। कोई, तो मैं आपको समझाना बेसिकली ये चाह रहा हूं कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा, क्योंकि उस इंसान की इनकम बहुत लिमिटेड है और वो एक लिमिट में जितनी उसको ब्रेड चाहिए उसको उतनी ब्रेड चाहिए, उस ब्रेड के अंदर वो कमी नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि भाई 100 रुपीज मेरे पास टोटल थे पहले, मैं 70 की ब्रेड खरीदता हूं, 30 रुपए के फ्रूट खरीदता हूं। तो जब वही ब्रेड 70 से 90 का हो गया तो वो पूरे के पूरे पैसे अपने बोले कि यार सारे पैसे ब्रेड में ही लगा दो, वो ब्रेड की डिमांड बढ़ा देगा, जबकि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि जो ब्रेड से उसका पेट भरता है उस पे वो उसको वो कम नहीं कर सकता। तो दीज गुड्स आर नोन एज द गिफन गुड्स। सो गिफन गुड्स आर दी low income goods, non luxury product that defies standard economic and consumer demand theory. Demand for given goods rises when the price rises and vice versa. ठीक है दोस्त, सिंपल सी बात है। अब यहां पर हम इसकी एक वो समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन से गुड्स एग्जाम्पल हम गिफन गुड्स के लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके ना एग्जाम में, देखो योर एग्जाम इज नॉट आपको वहां पे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव आंसर करने हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ 2-3 एग्जांपल दिए और पूछ लिया जाए कि ये गिफन गुड्स हैं, क्या ये वेबलेन गुड्स हैं, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपके सामने एग्जांपल है ब्रेड का, तो ब्रेड इज अ एग्जांपल ऑफ गिफन गुड्स, राइस इज अ एग्जांपल ऑफ गिफन गुड्स। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं भाई गिफन गुड्स के? सोच के बताओ। जैसे कि आपका पल्सेस, आपका आटा, ये आपका क्या है? ये सब आपके गिफन गुड्स हैं। कि जब इनका आप इनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, इनकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ में, आपके डेली रूटीन में, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्या राइस खाना बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते। राइस आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, ब्रेड आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, पल्सेस यानी कि दालें आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, आटा आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे इनका प्राइस बढ़ जाए। तो आप दूसरी चीजों की डिमांड को कम करके इनकी डिमांड बढ़ा दोगे कि जो आपको न्यूट्रिएंट्स फ्रूट से मिल रहा था, अब आप वो न्यूट्रिएंट ब्रेड को, राइस को, रोटी को, पल्सेस को एक्स्ट्रा कंज्यूम करके उनसे ही वही न्यूट्रिएंट लेने का ट्राई करोगे। लेकिन आप इनकी डिमांड को कम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना रोटी खाए तो यार कोई भी नहीं रह सकता,
बिना दाल खाए बिना चावल खाए तो कोई भी नहीं रहेगा। और ये राइस वो राइस हैं जो एक्चुअली में लो क्वालिटी के राइस होते हैं। अब राइस ही बहुत तरह के होते हैं, आपको 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 60 रुपए किलो राइस मिल जाएगा, है ना दोस्त। तो अब देखो, अगर आपकी, है ना, दीज आर द लो इनकम गुड्स ना, देखो आपकी जब इनका प्राइस बढ़ रहा है तो आप उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास इनकम लिमिटेड है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल थे वेबलन गुड्स के, और ये कुछ आपके एग्जांपल थे गिफन गुड्स के। तो अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं, जो हमारे इससे बाद जो हमारे एक्सेप्शंस हैं, सो वी हैव 1 2 3 4 मोर एक्सेप्शन। द फर्स्ट इज फियर ऑफ शॉर्टेज। इसमें हम आपको सिंपल आपको समझाने का ट्राई करूंगा, इसमें आपको एक टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फियर ऑफ शॉर्टेज, बहुत सिंपल बात समझो। मानो कि आपके एग्जाम आने वाले, मानो कि आपके एग्जाम आने वाले, और एग्जाम आपका है एक हफ्ते के बाद, है ना। और ऐसे हमारे देश में लाखों बच्चे हैं जो एग्जाम आने से जस्ट एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले कुछ बुक्स खरीदते हैं, राइट। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। और आप उनमें से एक बच्चे, या मानो कि कोई एक इंसान, एक बच्चा वैसा है, तो उसको पता है कि भाई अब उस बुक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो फियर ऑफ शॉर्टेज से क्या होगा कि अगर आपको ऐसा पता लग जाए कि किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज फ्यूचर में होने वाली है, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर दोगे, चाहे उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता जाए। एग्जांपल लेते हैं, मानो आपके बेसिक घर की चीज का। हम सब घर में टमाटर, प्याज यानी कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटोज, ये सब यूज करते हैं। अगर आपके घर में आपकी बुआ जी आए और आपको बोले कि बेटा प्याज का ना प्राइस बढ़ने वाला है, अभी प्याज 10 रुपए किलो है, 2 दिन बाद ना ये 20 रुपए किलो मिलेगा, तो आप फटाफट मार्केट जाओगे और 5 किलो प्याज ले आओगे, चाहे आपको 10 रुपए के मिले, चाहे आपको 12 रुपए के मिले। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ना एकदम निग्लेक्ट हो गया। जब आपको ऐसा लगा कि भाई प्याज का प्राइस 2 हफ्ते के बाद 20 रुपए हो जाएगा, तो जो आपको प्याज कल 10 रुपए का मिल रहा था, आज आप उसको 12 रुपए का भी खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके प्याज नहीं मिलेगा, शॉर्टेज हो जाएगी, बाहर से पीछे से माल नहीं आ रहा, तो फियर ऑफ शॉर्टेज होने वाली है। इसीलिए आप फटाफट जाओगे, अब आपको जो भी प्राइस मिले प्याज, आप उसको खरीद के ले आओगे। दिस इज द फियर ऑफ शॉर्टेज। सेम फियर ऑफ शॉर्टेज और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। फियर ऑफ शॉर्टेज के अंदर हम क्या सोचते हैं कि यार हो सकता है कि मुझे आगे जाके 2 हफ्ते के बाद प्याज मिले ही ना, क्योंकि महंगा होने वाला है, सब लोग अभी खरीद लें, आगे प्याज ही ना मिले तो अभी खरीद लाओ, चाहे 10 का मिले, 12 का मिले, 15 का मिले, ले आओ। दैट इज फियर ऑफ शॉर्टेज। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं आपको बोलूं, देखो शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट इज दी अ वेरी गुड एग्जांपल। अब आपको मैं बोलूं कि भाई टाटा मोटर्स का शेयर अभी 500 रुपए का है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने का है, अभी 500 रुपए का है, लेकिन अगले 1 महीने के बाद ये 1000 रुपए का हो जाएगा। तो आपने बोला कि आप आर यू श्योर सर, आर यू श्योर अबाउट इट? तो मैंने कहा बेटा मैं आपका टीचर हूं, मैं तो आपका टीचर हूं ना, आई एम श्योर कि मुझे आपसे ज्यादा पता है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो और आप टाटा मोटर का शेयर खरीद लो। तो अब जैसे ही आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदने के लिए अपना फोन खोला, आपको टाटा मोटर का शेयर जो 500 का था आपको 550 का मिल रहा है, आप तब भी परचेज कर लोगे, क्योंकि आपको एक फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है। भाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि भाई इसका प्राइस 1000 रुपए होने वाला है। अब आप क्या सोचोगे कि भाई 550 का, यार 550 का भी खरीद ले, 600 का भी खरीद ले, जिससे कि जब मैं 1 महीने के बाद जब उसको 1000 रुपए का बेचूंगा ना, तो मुझे प्रॉफिट होगा। दिस इज दी अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मैं आपको 3 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं, जब कोविड स्टार्ट हुआ। जब भी दुनिया भर में कोई ऐसी आपदा आती है, कोई ऐसा डिजीज जो पेंडेमिक की तरह, एपिडेमिक की तरह सामने आती है, उस टाइम पे हर कंट्री की शेयर मार्केट
डूब जाती है। लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत सेफ हो, एंड गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ आपदा, एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक, जो कि कोविड में हमें देखने को मिला। कोविड से पहले गोल्ड 35,000, 30,000, 38,000 था, लेकिन सब लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा निकाल निकाल के, शेयर मार्केट से पैसा निकाल निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कोविड की वजह से मार्केट डूब जाएगी। उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट ना करके मार्केट से पैसे निकाले, यानी कि शेयर मार्केट से पैसे निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, क्यों किया? दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो यहां पर गोल्ड का प्राइस 30,000 था, तब भी उन्होंने परचेज किया। जब गोल्ड का प्राइस 35,000 हुआ, तब भी उन्होंने परचेज किया। गोल्ड का प्राइस 40,000 हुआ, तब भी उन्होंने परचेज किया। यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, साथ साथ डिमांड बढ़ रही है, विच इज अगेंस्ट दी और दी यू कैन से अपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से कभी कभी लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट भी जाकर लोग काम करते हैं। और आई एम श्योर कि ये सब बातें आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आएंगी। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है यार शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने में, उस बारे में बात करने में कि भाई एक कोविड की वजह से शेयर मार्केट में क्या चेंज आया, अगर अभी इन्फ्लेशन रिसेशन अगर यूएसए में आएगा तो इंडिया की स्टॉक मार्केट में क्या क्या फर्क पड़ेगा। और आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं आपके लिए ऐसी कुछ एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाऊं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, दैट इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे यहां पर, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब देखो यार, कोविड आया, कोविड के टाइम पे एक दवाई बड़ी फेमस हुई, दवाई का नाम था डोलो। डॉक्टर ने बोला जिसको तुम बीमार जिसको बुखार है डोलो खा लो, जिसको फीवर है डोलो खा लो, डोलो डोलो डोलो। सब लोग डोलो खा रहे हैं। डोलो का प्राइस 10 रुपए होगा तब भी डोलो बिक रही थी, डोलो का प्राइस 15 होगा तब भी डोलो बिक रही थी, डोलो का प्राइस 30 हुआ तब भी डोलो बिक रही थी। ऐसे कई इंजेक्शंस देखने को मिले, अगर उनका प्राइस 5,000 है तब भी वो बिके, प्राइस 10 हुआ तब भी वो बिका, प्राइस 40,000 हुआ तब भी वो बिका। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैंस, ऑक्सीजन कैन बिकना स्टार्ट हुआ, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, कई हजार तक जाके ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके, क्योंकि उस टाइम पे द ऑक्सीजन, दैट डोलो मेडिसिन, दैट इंजेक्शन बिकेम द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। उस टाइम पे ना आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको दवाई चाहिए तो दवाई चाहिए। अब सोचो, भगवान ना करे अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप पहले लॉ ऑफ डिमांड को माइंड में रखोगे या फिर आप किसी भी प्राइस पे दवाई को परचेज कर लोगे? यार दवाई खरीद लो, जो घर में बीमार है उसकी जान बचाओ, लॉ ऑफ डिमांड को बाद में समझते रहेंगे। तो ऑब्वियसली यार आप सबसे पहले वहां पर लॉ ऑफ डिमांड को ना देखते हुए, अब भाई प्राइस बढ़ रहा है, मैंने खरीदना है तो खरीदना है, दैट इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। लास्ट पॉइंट है, बहुत एक लोकल पॉइंट है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करे, दैट इज चेंज इन वेदर। अब मानो एक मेरी मीटिंग है, मानो मेरी एक मीटिंग है मनाली में, मेरी मीटिंग है मनाली में किसी के साथ, और मैंने मनाली का वेदर चेक किया, मनाली का वेदर आ रहा है -2 डिग्री, और मेरे पास कोई जैकेट कोई स्वेटर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? मैं मार्केट में जाऊंगा, और मुझे मार्केट में सिर्फ एक दुकान दिखी जो जैकेट और स्वेटर बेच रही है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई स्वेटर कितने हैं? कह रहा भैया 2,000 रुपए का। मुझे पता है कि उस स्वेटर की वैल्यू 500 रुपए से ऊपर नहीं है, लेकिन जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां पे वेदर चेंज हो जाएगा, मुझे उसकी जरूरत है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। उस टाइम पर भी लॉ ऑफ डिमांड चेंज कर जाता है, यानी कि चेंज इन वेदर। चाहे आपको सर्दियों में स्वेटर महंगे मिले या सस्ते मिले, आप परचेज करो, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब मानो अगर मैं मनाली शिफ्ट हो जाता हूं और मनाली में पड़ी है बहुत तेज ठंड, और मेरे पास जो कपड़े हैं वो मुझे मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो अब मुझे उस टाइम पर जैकेट 1,000 की मिले, 500 की मिले, 2,000 की मिले, 10,000 की मिले, मैं जैकेट परचेज करूंगा, क्योंकि जिंदा रहना बहुत जरूरी है। यहां पर नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड चेंज इन वेदर दोनों साथ में आ गए। तो चेंज इन वेदर में भी कभी कभी लॉ ऑफ डिमांड को अपोजिट देखने को मिलता है। सो ऑल दीज आर दी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड।
कि कुछ पॉइंट पे हम जो लॉ ऑफ डिमांड है बेसिक, दैट इज जब व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड इंक्रीजेस, इसके अगेंस्ट हमें कुछ जगह पे एक अगेंस्ट लॉ, इसके अगेंस्ट एक अपोजिट फिनोमिना, अपोजिट एक सिस्टम देखने को मिलता है कि जहां पर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड घट जाएगी। उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज वेबलन गुड्स, गिफन गुड्स, fear of shortage, necessities of life, future expectation, and the last is change in weather. Let's talk about the next topic, that is movement along the demand curve. डिमांड कर्व पे मूवमेंट कैसे होती है हम उसके बारे में बात करें। हम इसके अंदर ना देखो, मूवमेंट की बात करूं या मैं क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज की बात करो, डिक्रीज की बात करो, तो यहां पे हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि मानो कि ये आपका एक डिमांड कर्व है और ये आपका एक प्राइस है और इस प्राइस पे आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, दिस इज योर क्वांटिटी डिमांड। ठीक है दोस्त, अब प्राइस बढ़ गया, आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी, दिस इज P1, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड 1। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ना आपको एक जो पहले ग्राफ यहां बन रहा था दिस पॉइंट, अब ये ग्राफ इस पॉइंट पे बन रहा है, दिस इज, यहां पर क्या हुआ कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम, अब यहां पर ना ये जो हमारा डिमांड का ग्राफ है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब डिमांड ग्राफ ऊपर की तरफ गया इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ये आपको सुना रहा हूं बेसिक तरीके से कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या, यानी कि जब डिमांड कर्व पे आपको मूवमेंट ऊपर या नीचे देखने को मिले डिमांड कर्व की, उसको बोलते हैं हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये हम दो तरीके से पढ़ते हैं, द वन इज एक्सपेंशन इन डिमांड, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा तो डिमांड एक्सपेंड होगी, देन इट मींस देयर इज अ एक्सपेंशन इन डिमांड। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस देन इट मींस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब क्या है, जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब क्या है, जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। और ये एक सिंगल ग्राफ पे चलती है, ये एक सिंगल ग्राफ पर चलती है। ठीक है जी, देखो हम इसके बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड का बहुत सिंपल मतलब है दैट इज increase in demand. When we talk about expansion in demand, it means कि यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इस बॉक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। When the quantity demanded rises due to a decrease in price, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट ये है दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जो मैंने आपको इस वाले अभी इस हमने एग्जांपल में समझा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड्स एग्जांपल। यहां पर प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है, यानी कि जब प्राइस
बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब प्राइस कम हुआ, जब प्राइस यहां पर कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। दिस इज द एक्सपेंशन इन डिमांड। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखना है, हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे बहुत सारे। डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं किसी प्रोडक्ट के डिमांड के? प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, वेदर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमने ये सब पढ़ा है। लेकिन जब आप मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बात कर रहे हो तो हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट की। मैं प्राइस के अलावा किसी और पॉइंट की बात नहीं करूंगा। अगर प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज आएगा, तब हम बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछा गया और आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फर्स्ट बात करेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड की। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब है इंक्रीज इन डिमांड। सो व्हेन द क्वांटिटी demanded rises due to decrease in the price. So this is the keyword here, price and decrease. Due to decrease in the price is keeping other factor constant. It is known as expansion in demand. तो आपने इस बॉक्स में जो ये पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है कि भाई जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, प्राइस डिक्रीज करने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, और यू कैन से इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। अब देखो आपके सामने एक ग्राफ है। इस ग्राफ पे मैं आपको सिंपल समझाऊंगा कि इस ग्राफ में आप क्या आपको समझना है। हम पहले ये समझ लेते हैं। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। चलो हम डार्क रेड कर लेते हैं इस बार। देखो ये आपका एक प्राइस है, दिस इज योर प्राइस, ये आपका पुराना प्राइस है, और इस प्राइस पे ये क्वांटिटी थी। मानो ये प्राइस आपका है, इस प्राइस को मान लेता हूं मानिए 20 रुपीज। 20 रुपीज पे आप क्वांटिटी थी आपकी गुड्स की 2। ठीक है, यानी कि प्राइस 1 आपका हुआ 20 रुपीज, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस 20 था तो आपका डिमांड था टोटल 2 प्रोडक्ट्स, तो आप 2 गुड्स खरीद रहे थे। अब यहां पर प्राइस कम हो गया, अब प्राइस 1 है आपका 10 रुपीज। जब प्राइस आपका कम होगा तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। जब प्राइस कम हुआ तो आपका डिमांड बढ़ गया। अब आपने 2 की जगह 4 प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट किया, यानी कि जब आपका प्राइस 10 रुपीज हो गया तो आप 4 गुड्स की डिमांड कर रहे हो। दिस इज योर डिमांड शेड्यूल। दिस इज योर डिमांड शेड्यूल कि जब प्राइस आपका 20 हो गया तो आपने 2 आप गुड्स खरीद रहे थे, जब आपका प्राइस 10 हो गया तो आप 4 गुड्स खरीद, यानी कि व्हेन योर प्राइस, जब प्राइस कम हो रहा है तो आपकी डिमांड इंक्रीज कर रही है। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है, देखो अब ये आपका यहां बढ़ रहा है, ये आपकी डिमांड बढ़ रही है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जब आपकी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा तो देखो पहले आपका ये था, दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, ये आपका ग्राफ एक ही है। पहले ग्राफ पे आपका पॉइंट ये वाला था, अब आपका ग्राफ का पॉइंट ये वाला, यानी कि आपका पॉइंट यहां से यहां पर नीचे शिफ्ट हो गया। इसको हम शिफ्ट नहीं बोलते, इसको मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व पर ही मूवमेंट देखने को मिलेगी। डिमांड कर्व राइट लेफ्ट यानी आउटसाइड आपका शिफ्ट नहीं कर रहा, उसी डिमांड कर्व पे आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है। बेसिकली मूवमेंट आपको इस पॉइंट की देखने को, पहले पॉइंट यहां था, अब ये पॉइंट नीचे आ गया। जब ये पॉइंट नीचे आ जाएगा इसका मतलब है यहां पर एक्सपेंशन हो रही है। क्या हो रही है यहां पर, मतलब एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है भाई, सिर्फ यहां पर हम प्राइस की बात कर रहे हैं, यहां पर हम प्राइस के अलावा किसी भी चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि बहुत सिंपल आपको समझना है, और सिंपल पॉइंट आपको क्या याद रखना है बार बार,
कि आपने ग्राफ नहीं बनाना है, आपने ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगा सिर्फ प्राइस तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब सिर्फ प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है, इट मींस देयर इज अ एक्सपेंशन इन द डिमांड। नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होगा? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। आपके सामने देखो यहां पे दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की। इसका मतलब है देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, इसको बोलेंगे हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पेन के कलर को चेंज करते हैं और इसको बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर मैं देखूं, पढ़ने का ट्राई करूं, तो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, देखो दिस इज द कीवर्ड, इंक्रीज प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि डिक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिक्रीज करना। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस, व्हेन, देखो यहां देखते हैं दोबारा एक बार, हमारा येलो कलर के पेन का हमारा कोई यूज नहीं है। सो हियर देखो, यहां पर देखो, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। सो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। समझते हैं ग्राफ से इसको। आपके सामने एक ग्राफ है, यहां पर देखो, ग्राफ में आपको पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू। कि जब प्राइस 10 रुपए था तब उसकी डिमांड थी 2 गुड्स, 2। कि जब प्राइस 10 रुपए था तब डिमांड थी 2, यहां लिखते हैं प्राइस, यहां लिखते हैं क्वांटिटी। जब प्राइस 10 रुपए था तो डिमांड थी 2 गुड्स की। जब प्राइस बढ़कर 20 रुपए हो गया, जब प्राइस बढ़कर 20 रुपए हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगी। देखो डिमांड यहां पर कम हो गई, तो हो गया डिमांड सिर्फ 1। तो यहां पर डिमांड हो गया सिर्फ 1, मतलब यहां पर जब प्राइस बढ़ रहा है तो यहां पर डिमांड कम हो रही है। सिर्फ प्राइस में चेंज है और किसी चीज में कोई चेंज नहीं है। एंड व्हेन यू सी दिस कॉन्सेप्ट, व्हेन ओनली व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखो ग्राफ में, ग्राफ में क्या हो रहा है, देखो ग्राफ में अगर मैं देखूं तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। पहले डिमांड यहां थी, पहले डिमांड का पॉइंट ये वाला था, पहले डिमांड का पॉइंट ये वाला था, अब पॉइंट का डिमांड ऊपर चला गया। मतलब पहले पॉइंट का डिमांड यहां बन रहा था, अब ये पॉइंट का डिमांड यहां चला गया, तो यहां पर वी कैन से देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट हो गई। यहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज द डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज द, यहां पर दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट। देखो अपवर्ड चला गया ना, ऊपर चला गया पॉइंट ये वाला, क्योंकि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जब एक्सपेंशन इन डिमांड है तो हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी डिमांड कर्व की। एंड व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। लेकिन मूवमेंट सिर्फ डिमांड कर्व पर ही है, मूवमेंट जो है आपकी सिर्फ एक डिमांड कर्व पर है कि पहले पॉइंट यहां था, अब पॉइंट यहां बन रहा है, मतलब पॉइंट ऊपर चला गया। जब वो पॉइंट ऊपर जाएगा इट मींस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, जब पॉइंट नीचे आएगा इट मींस देयर इज अ एक्सपेंशन, इट मींस देयर इज अ एक्सपेंशन। समझ जाइएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है दोस्त। तो सिंपल बात ये वाली है कि भाई कि जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, इट मींस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।
जब प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, इट मींस देयर इज अ एक्सपेंशन इन डिमांड। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जैसे मूवमेंट हो रही थी कि हम डिमांड कर्व पे, हमने मूवमेंट में क्या देखा कि डिमांड कर्व पर ही मूवमेंट हो रही है, लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है मेरे दोस्त? मैंने आपको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे एक बात समझाई कि सिर्फ प्राइस में चेंज होना चाहिए और कुछ चेंज नहीं होगा। उस गुड्स की, उस कमोडिटी के अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर हम डिमांड में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो भाई वो होगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सेम मैं बात करूंगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व पे, एकदम अपोजिट। अगर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस नहीं चेंज हो रहा, डिमांड में चेंजेस प्राइस के अलावा किसी और डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड में चेंज होगा। जैसे कि मेरी इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ा दूंगा, नेशनल इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ा दूंगा, जीडीपी बढ़ गई डिमांड बढ़ा दूंगा। डिमांड बढ़ जाएगी जीडीपी बढ़ने से। देखो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, पूरी कंट्री की परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी। लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्रोडक्ट का प्राइस वही है, प्रोडक्ट का प्राइस वही है मेरे दोस्त, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा तो होगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट के प्राइस चेंज के होने के अलावा बाकी वजह से या बाकी डिटरमिनेंट्स की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आएगा तो हम बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व पे हम दो चीजें पढ़ते हैं, फर्स्ट इज राइटवर्ड शिफ्ट, सेकंड इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आपको आई एम श्योर ये ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ पे आपको डी डिमांड कर्व 1 एंड डिमांड कर्व 2। तो दिस इज द फर्स्ट डिमांड कर्व, दिस इज द सेकंड डिमांड कर्व एंड दिस इज द थर्ड डिमांड कर्व। देखो ये आपका ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अगर ये डिमांड कर्व उठ के यहां चला जाएगा सो इसका मतलब क्या है, सॉरी दिस इज द लेफ्ट वर्ड। इसका मतलब है आपका यहां पर दिस इज द लेफ्टवर्ड मूवमेंट। अगर डिमांड कर्व उठ के यहां चला जाएगा मतलब राइटवर्ड मूवमेंट। यहां पर क्या होगा, ये दिस इज द इट मींस राइटवर्ड मूवमेंट। अब लेफ्टवर्ड मूवमेंट क्यों होती है और राइटवर्ड मूवमेंट क्यों होती है उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है रामोस, हम किसी चीज को बहुत डिफिकल्ट बना भी नहीं रहे हैं कि मैं अननेसेसरी आपको हजार तरीके की कहानियां सुनाऊं जिससे आपका कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो जाए, ऐसा मैं करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पॉइंट इतने इजी रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे सोल्व हो, ठीक है, चुटकी की आवाज आए और क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है दोस्त, हम एक बार थोड़ा सा इस बॉक्स के अंदर जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ने के लिए हम पेन के कलर को चेंज करेंगे या रेड कलर से ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो। सो आ शिफ्ट, देखो पढ़ते जाना साथ साथ। A shift in the demand curve occurs when the whole demand curve moves to the right or left. For example, an increase in income would mean people can afford to buy more goods even at the same price. देखो, प्राइस के अलावा किसी भी डिटरमिनेंट्स की वजह से अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो आपको डिमांड कर्व पे राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस रीजन फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि भाई डिमांड कर्व शिफ्ट होता क्या है। सिंपल एक पहले बात समझ लो, जब डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब डिमांड घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। रट लो इसको, मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपको।
जब डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, जब डिमांड कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब डिमांड बढ़ेगी राइटवर्ड शिफ्ट, जब डिमांड कम होगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मेरे साथ साथ बोलो कि जब डिमांड बढ़ेगी राइटवर्ड शिफ्ट, जब डिमांड कम होगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड बढ़ी राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड घटी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आगे हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि भाई एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है। उसके बाद हमने बात करी है राइट वर्ड शिफ्ट की और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की। अब हम बात करेंगे भाई कि डिमांड कर्व में शिफ्ट हो क्यों रहा है ना, उसके रीजन क्या क्या है। हमने क्या क्या रीजन हमने बोला। पहला मेन पॉइंट हमने क्या समझाया कि प्राइस के अलावा किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वजह से अगर डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा तो डिमांड कर्व में राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइस में चेंज नहीं होगा। प्राइस कांस्टेंट है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 80 रुपीज है तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस 80 रुपीज ही रहना चाहिए। अगर प्राइस चेंज हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा, शिफ्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट में डिमांड कर्व टोटली राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। ये कुछ रीजंस हैं। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व। द फर्स्ट इज the first point is change in price of complementary goods. Second is change in price of substitute goods. Third is change in the income of a consumer. Change in taste and preference. Expectation of change. देखो इन सब में ना हम गुड्स के ओन प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे। हम इन सब में उस गुड्स के अलावा बाकी सब बात कर रहे हैं, लेकिन उस गुड्स के प्राइस के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। द फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या है? ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को पूरा बनाते हैं। अब मेरे सामने देखो ये एसी का रिमोट है। इस एसी के रिमोट में ये सेल होते हैं। आपको दिख रहा है ना कि ये एसी का रिमोट है। इस एसी के रिमोट में सेल होते हैं। अगर मैं इस एसी के रिमोट से इन सेल को निकाल दूं तो इन एसी के रिमोट का क्या काम रहेगा? हाँ, आप इसको किसी को फेंक के मार सकते हो, लेकिन जो इसका एक्चुअली काम है एसी को ऑन करना, टेम्परेचर को कम या ज्यादा करना, वो नहीं कर पाएगा। तो ये एसी का रिमोट और एसी के रिमोट के सेल जो उसकी बैटरी है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल है गाड़ी और पेट्रोल। ऐसी गाड़ियां जो पेट्रोल पे चलती हैं वो बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, और जब पेट्रोल गाड़ी में डालने के काम आता है और गाड़ी नहीं होगी तो पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक दूसरे के बिना इन दोनों की वैल्यू नहीं है कोई। वॉशिंग मशीन एंड डिटर्जेंट पाउडर, बिना डिटर्जेंट पाउडर के वॉशिंग मशीन क्या करेगी? पानी घुमाती रहेगी, उससे क्या होगा? वॉशिंग पाउडर निरमा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना दोस्त? तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुण है जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट को पूरक बनाते हैं। उनकी बिना नहीं हो सकता। अब आपके पास, बहुत लोगों के पास घर में एक शेव करने की ट्रिमिंग मशीन होगी। तो ट्रिमिंग मशीन ऐसी भी आती है जो बैटरी से चलती है और कुछ मशीन आती है जो डायरेक्टली प्लग इन करके चलती है। यानी कि वो मशीन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक दूसरे को मिलकर पूरक बनाती है। यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम सिर्फ एक एग्जांपल गाड़ी का और पेट्रोल का लेकर चलेंगे। देखो, अगर गाड़ी का प्राइस, गाड़ियों के प्राइस अगर आसमान छू जाए, जो गाड़ी आज 5 लाख की है अगर वो 15 लाख की हो जाए तो ऑब्वियसली गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी। जब गाड़ियों की डिमांड कम होगी तो जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलना था उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना दोस्त। अगर गाड़ी ही नहीं खरीदूंगा मैं तो पेट्रोल का पीऊंगा थोड़ी। हाँ, और जो काम होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो मैंने गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल परचेज करना था उसे परचेज नहीं करूंगा। तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। इसको हम उल्टा लेके चलते हैं। मानो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए लीटर हो जाता है और एकदम से आप सुबह उठते हो पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो गया, एकदम आसमान छू गया।
और आपने बोला कि यार मैं गाड़ी तो छोड़ो, मेरे पास पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है, तो आप गाड़ी भी नहीं खरीदोगे ना। अगर पेट्रोल इतना महंगा हो जाए कि आप पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप गाड़ी भी नहीं खरीदोगे। तो क्या हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि एक गुड्स के प्राइस के बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाती है, और एक गुड्स के प्राइस के कम होने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। यहां पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड उसके अपने प्राइस की वजह से बढ़ या नहीं घट रही है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से बढ़ या घट रही है। सिंपल बात है। सेकंड पॉइंट हमारा है change in price of substitute goods. Whenever you talk about substitute goods, Coca-Cola and Pepsi are the classic example, is the classic example of substitute goods. अब मानो आप बाहर जाते हो कोल्ड ड्रिंक पीने, आप जाओगे दुकानदार के, भैया कोल्ड ड्रिंक देना। भैया कहिए कौन सी? आपको कह भैया काले वाली। कह रहा भैया कोक या पेप्सी? आपको कह भैया कोक दे दो। कह रहा भैया कोक तो नहीं है। आप पूछो तो भाई फिर तूने पूछा ही क्यों था? कह रहा ऐसे भैया आप बताओ पेप्सी दे दूं? आपको ठीक है यार पेप्सी दे दे। तो यहां पे क्या हुआ, आप पीने गए थे कोका कोला, लेकिन आपने कोका कोला नहीं मिला, आपने कहा ठीक है पेप्सी दे दे यार, कोई बात नहीं पेप्सी पी लूंगा। पीने का कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन है, पेप्सी पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, कोका कोला और पेप्सी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड्स बन गए। अब सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। डेफिनेट सी बात है ना यार। अब अगर पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी। अब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि एक गुड्स के प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की, मेन गुड की डिमांड बढ़ रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होने से मेन गुड की डिमांड कम हो रही है। अगर पेप्सी का प्राइस और कोक का प्राइस 40 रुपए का और एकदम से पेप्सी का प्राइस 30 रुपए हो जाता है, तो अपने आप कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी। हम क्या पेप्सी की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर कोका कोला की डिमांड की बात कर रहे हैं। पेप्सी की डिमांड की बात छोड़ दीजिए। पेप्सी के प्राइस कम होने से कोका कोला की डिमांड बढ़ गई, मैं ये बात कर रहा हूं। कोका कोला का प्राइस वही है 40 का 40, लेकिन उसकी डिमांड कम हो गई। तो यहां पर क्या हुआ कि प्राइस किसी और चीज का कम हुआ लेकिन डिमांड किसी और चीज की कम हो गई। ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब मैं कंज्यूमर हूं और मुझे आईफोन खरीदना है। सब लोग रिलेट कर सकते हैं इस बात से। मेरी इनकम है महीने की 50,000 रुपए, मैं आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता। 6 महीने के बाद आफ्टर 6 months my income has increased by 50,000 rupees, so my total income is 1 lakh rupees per month। अब मैं एकदम अमीर बन चुका हूं, अब मैं आईफोन खरीद लूंगा। तो अब उस एक आईफोन की डिमांड कैसे क्रिएट हुई? मेरे इनकम के बढ़ने से। तो डिमांड कर्व में शिफ्ट क्यों आएगा, डिमांड क्यों बढ़ेगी? अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ जाती है, अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ जाती है और उसकी वजह से अगर किसी गुड की डिमांड बढ़ती है, तो वो भी डिमांड कर्व को शिफ्ट करेगा। यहां पर उस गुड्स का प्राइस, आईफोन का प्राइस 1 लाख पहले भी था, अब भी 1 लाख है, लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई है, तो नाउ आई कैन अफोर्ड आईफोन। नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज वेरी सिंपल थिंग। आप इसको फैशन से रिलेट कर सकते हो। जब फैशन चलेगा, हुडीज पहनने का, तो हुडीज के फैशन की वजह से हुडीज की डिमांड बढ़ जाएगी। चाहे प्राइस उसका पहले भी 100 था, अब भी 100 है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि फैशन में। नॉर्थ इंडिया में जनवरी के महीने में हुडीज का प्राइस 100 रुपए है, तो डिमांड नहीं होगी। कोई क्यों पहनेगा गर्मियों के अंदर हुडीज? दिल्ली में, अंबाला में, पंजाब में, यूपी बिहार में कोई क्यों पहनेगा? लेकिन वही अगर आप बात करो नवंबर में हुडीज का प्राइस 100 रुपए है, तो प्रेफरेंस में चेंज आ गया ना। अब गर्म कपड़े चाहिए तो हुडीज की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस वही है, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन वेदर, ड्यू टू चेंज इन द प्रेफरेंसेस, हुडी की डिमांड बढ़ गई। तो यहां पर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी। फिर याद कर लो, डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट, डिमांड कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। वेरी सिंपल। लास्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ। देखो अभी आप पढ़ोगे ना, प्राइस डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में प्राइस को हटा के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को देख लो, वही सारे हैं वेरियस रीजन फॉर शिफ्ट इन डिमांड का। लास्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज। सिंपल सी बात है, अगर मुझे पता है कि भाई
2 महीने के बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। 2 महीने के बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। तो 1,000 रुपये भी, 1,000 रुपये का गोल्ड अभी है, पहले भी था, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन बदल गई है। मार्च, अप्रैल, मई और जून की बात करते हैं। मार्च में गोल्ड का प्राइस है 1,000 रुपये, अप्रैल में गोल्ड का प्राइस है 1,000 रुपये, अभी चल रहा है मई में गोल्ड का प्राइस है 1,000 रुपये, लेकिन कहीं से न्यूज आती है मुझे कि जून के अंदर गोल्ड का प्राइस 2,000 रुपये होने वाला है। तो 1,000 रुपये चल रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैंने डिमांड इंक्रीज कर दी अपनी, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं 1,000 रुपए के अंदर गोल्ड को परचेज कर लूंगा तो हो सकता है कि आगे जाके मैं जब उसको 2,000 रुपीज का इन केस अगर वो हो गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज, फ्यूचर की बात है। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम सिर्फ बात करेंगे यहां पर इंक्रीज इन डिमांड के टाइम पे क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड के टाइम पे क्या होगा। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, या आप यहां पर देख सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। मतलब अगर पहले डिमांड कर्व यहां पर था तो अब डिमांड कर्व यहां शिफ्ट होकर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द राइट वर्ड शिफ्ट, सिंपल। जब डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। आपके सामने यहाँ पे एक और डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत बहुत सिंपल। आपको डायग्राम बनाना नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने सिंपल देखना है कि प्राइस 60 रुपीज पहले भी था, प्राइस 60 रुपीज अब भी है। दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज द न्यू डिमांड कर्व, दिस इज D1। जब पहले प्राइस 60 रुपए था तो डिमांड थी 500 यूनिट्स की पर वीक, तब डिमांड कर्व हमारा ये बनकर आया था, दिस लाइन, दिस इज आवर डिमांड कर्व। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से डिमांड सेम प्राइस पे 500 से 600 हो गई है, तो ये जो डिमांड कर्व है ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहां हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट वर्ड शिफ्ट कब कब होगा, जब डिमांड इंक्रीज करेगी। जब डिमांड इंक्रीज करेगी तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जब डिमांड डिक्रीज करेगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। इतनी बात अगर समझ गए तो आंसर गलत होने के चांसेस 90% खत्म हो जाते हैं, मतलब 90% आंसर एकदम करेक्ट कर आओगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। मतलब मानो कि ये आपका अगर एक ग्राफ है, दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड ग्राफ, तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, दिस इज द न्यू वन, डिमांड कर्व 1, ठीक है। वेरी सिंपल, मतलब जब डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ये दो बातें रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, सिंपल। अब क्यों होगा, मानो पूछ ले कि भाई इनकम कम हो गई है तो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा। सोचो, अब मानो अगर मानो इनकम कम होगी कंज्यूमर की तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। आपसे पूछ लिया जाए कि पेप्सी और कोका कोला की बात करो, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कि अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ जाए तो पेप्सी का डिमांड का राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा। आपको यह निकालना है कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। अगर पेप्सी और कोका कोला का प्राइस 40 रुपए है और कोका कोला का प्राइस बढ़ गया, यानी कि कोका कोला का प्राइस 40 to 50 हो गया, तो ऑटोमेटिकली पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। जब पेप्सी की डिमांड इंक्रीज करेगी तो उसका डिमांड कर राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर 60 रुपीज एक कैन का प्राइस है, दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दैट इज डी। मतलब पहले 60 रुपए पे 500 रुपए, 500 प्रोडक्ट की डिमांड थी, फिर ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, इनकम में चेंज हो, किसी भी वजह से डिमांड 500 से कम होकर 400 हो गई है। लेकिन
प्राइस सेम है, प्राइस 60 का 60 है, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड यहां पर 500 से 400 हो गई है। तो डिमांड कर्व यहां बना, तो यू कैन सी देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज द न्यू डिमांड कर्व, एंड यहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर यहां पे आ गया तो दिस देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो अगर डिमांड कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। डिमांड कम क्यों होती है? इनकम कम हो जाए, डिमांड कम हो जाएगी। बहुत सारे रीजन हैं, हम इन रीजन के बारे में पहले भी और इस वीडियो में, दोनों वीडियो में बात कर चुके हैं। और हमने इस वीडियो में यह समझ लिया है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व, डिमांड कर्व क्या मतलब है, मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, मतलब एक ही कर्व पे आप डिमांड को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे दिखाते हो, डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, ये हमने पूरी आज की वीडियो में बात करी है। और आई एम श्योर कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। सो हमारा आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप चाहते हो कि आप कुछ स्पेशल क्लासेस यू वांट टू सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अनअकैडमी की ऐप में हम सब एजुकेटर्स आपके लिए स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए फ्री होती है। और अगर आप स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो तो यू कैन यूज माई कोड, दैट इज साहिल एम। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो सीए फाउंडेशन का, यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड साहिल एम, आपको एक सूटेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हो, यू कैन सर्च मी लाइक unacademy.com/साहिल मदान करके आप मुझे सर्च भी कर सकते हो। सो यस, अगर आपको लगे इच्छा तो कर लीजिए भाई, नहीं अच्छी लगा तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो आपके एग्जाम को लेकर रेलेवेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम आपका पूरा कोर्स करवा रहे हैं, और नवंबर के फर्स्ट वीक से आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके रिवीजन टेस्ट पेपर, आपके मॉक टेस्ट पेपर, आपके आईसीएए के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।